एपिसोड का स्टार्ट हेल में अमेनाडील और लूसीफर की मुलाकात से होता है, जहां अमेनाडील उसको धरती पे वापस आने के लिए कन्विंस कर रहा होता है। जब लूसीफर इस बात पे यकीन नहीं करता कि वो बुज़दिल माइकल उनको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो अमेनाडील बताता है अब माइकल गॉड का राइट हैंड मैन है, इसलिए वो पहले की तरह कमजोर नहीं रहा और वो इन दोनों के लिए कोई भी बड़ा खतरा खड़ा कर सकता है। ये सब सुन के लूसीफर बहुत गुस्से में आ जाता है और अमेनाडील को हेल में ही छोड़ के खुद धरती पे आ जाता है। लूसीफर प्रीसिंक्ट में आता है तो डिटेक्टिव उसको माइकल समझ के वहाँ से जाने का कहती है। लूसीफर उसको यकीन दिलाने के लिए वहाँ एक पुलिस ऑफिसर पे अपना हिप्नोटाइजिंग चार्म करके दिखाता है। क्लोई उसको देख के बहुत खुश होती है। लूसीफर पूछता है कि माइकल ने उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना, जिसपे क्लोई इनकार कर देती है और उसके साथ ही ये भी पूछती है कि क्या ये बात सच है कि वो गॉड की तरफ से लूसीफर के लिए सिर्फ एक गिफ्ट है। लूसीफर की खामोशी से क्लोई समझ जाती है माइकल झूठ नहीं बोल रहा था, वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लूसीफर उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है। वो कहता है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गिफ्ट है या नहीं, क्योंकि लूसीफर की फीलिंग्स उसके लिए बिल्कुल सच्ची हैं। इतने में डैन उन्हें एक केस के बारे में बताता है और क्लोई लूसीफर की कोई बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। क्राइम सीन पे पहुँच के एला बताती है कत्ल होने वाला आदमी मैट ओवंस एक टीवी राइटर था और उसका शो आजकल बहुत हिट जा रहा था। इतने में लूसीफर भी वहाँ पहुँच जाता है। क्लोई उसको वापस जाने का कहती है। तभी लूसीफर डेड बॉडी देख के उसको पहचान लेता है। लूसीफर ने कुछ साल पहले उसको एक फेवर दिया था, जिसकी वजह से वो एक टीवी राइटर बना। तभी शो का बैनर देख के लूसीफर समझ जाता है कि उसने लूसीफर पे ही शो बनाया है। वो दोनों अंदर जाके शो की शूटिंग देखते हैं। क्लोई अपना कैरेक्टर देख के लूसीफर से और नाराज हो जाती है। शूटिंग के बाद वो दोनों शो के स्टार्स डियाब्लो और डिटेक्टिव डांसर से मैट के बारे में सवाल पूछते हैं। उन दोनों की बातों से उन्हें एक सस्पेक्ट कैरी का पता चलता है, जो असल में स्क्रिप्ट लिखा करती थी और मैट सारा उसका क्रेडिट खुद ले लेता था और वो ही है जिसको मैट के मरने से फायदा होगा। क्लोई कैरी से मिलने जाती है। लूसीफर वहाँ से लिंडा के पास आ जाता है और उससे पूछता है कहीं माइकल ने उसे डर और खौफ के जरिए मैनिपुलेट तो नहीं किया। लिंडा इस बात से इनकार कर देती है। फिर वो क्लोई के बारे में बताता है कि उसको समझ नहीं आ रही वो क्लोई को कैसे समझाए। लिंडा कहती है उसके खुद के बारे में सोचने की बजाय अपने दोस्तों के बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या फील कर रहे हैं और अपने बर्ताव से लूसीफर को क्या बताना चाह रहे हैं। लूसीफर उसकी बात समझते हुए उसका शुक्रिया अदा करता वहाँ से चला जाता है। इधर डिटेक्टिव कैरी से मैट के बारे में बात करती है। वो देखती है कि कैरी का राइट हाथ इतने स्क्रिप्ट्स लिखने की वजह से कमजोर हो चुका था। कैरी बताती है बेशक मैट उसके स्क्रिप्ट्स का सारा क्रेडिट खुद ले लेता था, लेकिन वो इस बात पे खुश थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कभी भी शो की रेटिंग कम हो तो ब्लेम कैरी पे आए। साथ ही वो उसे एक मोटेल के बारे में बताती है जहाँ वो एक बार मैट को स्क्रिप्ट्स देने गई थी। सीन्स लूसीफर पे जाते हैं जो अपने घर में होता है और मेज वहाँ आते ही उससे फाइट शुरू कर देती है। लूसीफर कहता है वो माइकल नहीं है, लेकिन मेज फिर भी उस पे अटैक करती है क्योंकि गुस्सा तो वो दोनों पे ही थी। एक ने उसको लॉकर में बंद कर दिया था तो दूसरा उसे छोड़ के हेल वापस चला गया था। लूसीफर बताता है कि वो मेज को अपना गुलाम नहीं समझता, इसलिए उसको साथ लेके नहीं गया। अगर वो हेल जाना चाहती ही थी तो अमेनाडील से कह देती और वो उसको हेल में ले जाता। मेज ये सुन के बहुत डिसअपॉइंट होती है और वहाँ से चली जाती है। लूसीफर मेज की फीलिंग समझ नहीं पाता। नेक्स्ट सीन्स में लूसीफर क्लोई के साथ उस मोटेल में जाता है। तभी वहाँ डियाब्लो और डिटेक्टिव डांसर भी आ जाते हैं। वो भी मैट का मर्डर सॉल्व कर रहे थे और एक क्लू से उन्हें मोटेल के बारे में पता चला था। डियाब्लो बिल्कुल लूसीफर की तरह एक्ट कर रहा होता है, जिससे लूसीफर बहुत इरिटेट होता है। क्लोई भी इनसे तंग आ जाती है और तीनों को वहाँ से बाहर निकाल देती है। लूसीफर क्लोई के इस बर्ताव से और ज्यादा परेशान हो जाता है। मोटेल से एविडेंस लेके क्लोई एला के पास आती है। वो एला से पूछती है उसको कैसा लगेगा अगर उसे कोई ये कहे कि आज तक उसने जो कुछ भी अचीव किया है वो सब पहले से ही प्लान था, जिसपे एला उसको अपनी स्टोरी सुनाती है। लेकिन क्लोई उसके जवाब से कुछ खास सेटिस्फाइड नजर नहीं आती और एक क्लू पकड़ के सोच में पड़ जाती है। लूसीफर बाहर खड़ा क्लोई को देख रहा होता है। इतने में क्लोई बाहर आकर लूसीफर को वो नया क्लू लाके देती है जो डियाब्लो का वेब कार्ट्रिज होता है। वो दोनों फौरन डियाब्लो के पास
जाते हैं, मगर वहाँ जाने पे पता चलता है डियाब्लो का भी कत्ल हो चुका है। एला मर्डर वेपन का प्रॉप दिखाते हुए बताती है असली वेपन जिससे कत्ल हुआ है वो बिल्कुल इसी जैसा है, जिसके पास वो मिल गया वो कातिल है। सीन्स लिंडा और मेज पे शिफ्ट होते हैं जो डियाब्लो का शो देख रहे होते हैं और इसके दौरान लिंडा मेज से बात करने और उसके दिल का हाल जानने की कोशिश करती है, मगर मेज उसको कुछ खास बताती नहीं। क्राइम सीन पे लूसिफर क्लोई को बताता है कि वो समझ सकता है कि क्लोई क्या फील कर रही है, क्योंकि जब उसकी मदर ने लूसिफर को ये हकीकत बताई थी तब लूसिफर भी ऐसे ही पावरलेस फील कर रहा था। क्लोई कहती है लूसिफर को उसकी मदर ने सच बता दिया था, मगर उसके पार्टनर ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। लूसिफर कुछ कहने की कोशिश करता ही है, तभी डैन वहाँ आ जाता है और बताता है डियाब्लो के ट्रेलर के बाहर एक पीए हर टाइम होता है, मगर मर्डर के टाइम पे उसको किसी बहाने से वहाँ बुला लिया गया था और बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि कैरी थी। क्लोई और लूसिफर कैरी के पास जाते हैं। लूसिफर उसकी अलमारी पे ब्लड देखता है और अलमारी खोलने पे उसे मर्डर वेपन भी मिल जाता है, जिसपे क्लोई कैरी को गिरफ्तार कर लेती है। प्रेजेंट वापस आने पे लूसिफर डियाब्लो की स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है और डैन के साथ उनकी रिहर्सल करने लग जाता है। तभी एला भी वहाँ आ जाती है। स्क्रिप्ट में लूसिफर को डियाब्लो के नोट्स लिखे मिलते हैं, जिससे वो समझ जाता है डियाब्लो भी ये केस सॉल्व कर रहा था और उसको असली कातिल का पता लग गया था। एला कहती है कि उनका शक गलत था, क्योंकि कैरी का राइट हैंड जख्मी था और लेफ्ट से वो इतनी ताकत के साथ कत्ल नहीं कर सकती। दूसरी तरफ क्लोई डिटेक्टिव डांसर से मिलने जाती है। क्लोई को लगता है कि वो भी उसी के जैसी एक सिचुएशन में फंसी हुई है और शायद उसकी हेल्प से क्लोई अपनी इस कश्मकश से निकल सके। वो क्लोई को मजाक में कैरी की नकल उतार के दिखाती है। दोनों बातें करते हुए सेट के क्लब में आ जाते हैं। क्लोई पूछती है वो इस सिचुएशन में कैसे डील कर रही है, ये जानते हुए कि उसका कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ डियाब्लो के लिए लिखा गया है, वो सिर्फ डियाब्लो को सर्व करने के लिए बनाई गई है। जिसपे डांसर जवाब देती है कि वो बहुत खुश है, उसकी इस सब से जान छूट गई है और वो अब एक नई फिल्म में काम करने का सोच रही है, जहाँ से उसको एक बहुत अच्छा रोल ऑफर हुआ है। क्लोई को ये सुन के कुछ शक होता है, क्योंकि पहले तो डांसर इस रोल पे बहुत खुश थी और अब वो ये शो खत्म होने को अपनी फ्रीडम कह रही है और वो कैरी की इतनी अच्छी नकल भी उतार लेती है। क्लोई अपनी गन निकालती है, तभी डांसर उस पे अटैक कर देती है। डांसर कहती है वो डियाब्लो को इस केस में फंसाना चाहती थी, मगर डियाब्लो ने ये केस सॉल्व कर लिया था, इसलिए वो उस डियाब्लो को भी कत्ल करना पड़ा। उसे बातों में लगा के क्लोई उस पे अटैक करके गिरा देती है और गिरफ्तार कर लेती है। इतने में लूसिफर भी वहाँ पहुँच जाता है और देखता है क्लोई ने उसकी हेल्प के बगैर ही केस सॉल्व कर लिया। वो क्लोई से पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे क्लोई बेहतर फील कर सके। क्लोई कहती है वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता और क्लोई को खुद ही अपने सवालों का जवाब ढूंढने हैं और वो वहाँ से चली जाती है। इधर लिंडा मेज से उसकी फीलिंग्स और अबैंडनमेंट इश्यूज के बारे में बात करने में कामयाब हो जाती है। मेज बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है सब उसको छोड़ जाते हैं, जैसे क्लोई, लूसिफर और ईव। जिसपे उसको रियलाइज होता है असल में वो ईव के उसको छोड़ जाने पे अभी तक डिनायल में है और ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। एक और मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई है और लूसिफर वापस घर आ गया है, जहाँ माइकल उसे मिलने आता है। माइकल कहता है कि लूसिफर अब तक समझ ही नहीं पाया वो ये सब क्यों कर रहा है, जिसपे लूसिफर कहता है उसको इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो जानता है माइकल हमेशा से सबको यही दिखाना चाहता था कि वो लूसिफर से बेहतर है और ये करने के लिए उसको आज खुद ही लूसिफर बनना पड़ गया। माइकल को ये सुन के गुस्सा आने लग जाता है और वो लूसिफर को रियलाइज करवाता है कि आज तक लूसिफर जो कुछ करता रहा है, चाहे वो उसका रिबेलियन था या धरती पे आने का फैसला, वो सब माइकल की ही तो प्लानिंग थी। वो ऐसी सिचुएशन पैदा करता रहता था जिसपे वो पहले से ही जानता था कि लूसिफर कैसे रिएक्ट करेगा और होता भी ऐसे ही रहा है। वो लूसिफर को अनवर्दी कहता है, जिस पर लूसिफर और बर्दाश्त नहीं कर पाता और माइकल से फाइट शुरू कर देता है। दोनों के बीच में एक इंटेंस फाइट चल रही होती है। आखिर में लूसिफर माइकल को पकड़ लेता है और दीवार में लगा मेज का ब्लड निकालता है। नेक्स्ट सीन्स में लूसिफर खून में लटपट क्लोई के घर जाता है और उसे बताता है कि उसने माइकल के मसले को हल कर लिया है, अब वो कभी भी लूसिफर होने की एक्टिंग नहीं करेगा। और साथ ही ये भी बताता है कि माइकल हमेशा से उसको मैनिपुलेट करता रहा है और वो आज तक जो भी कुछ कर रहा था वो सब माइकल की प्लानिंग थी।
थी। इस वजह से उसको लगता है कि वो और क्लोई दोनों सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। क्लोई गुस्से में आ जाती है और कहती है वो एक इंसान है, लूसीफर की तरह एक एंजल नहीं है। वो तो अभी तक यही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि वो एक डेविल से प्यार करती है और अब उसको ये पता चला है कि वो बनाई ही डेविल के लिए गई थी और उन दोनों का रिलेशनशिप और इमोशंस कुछ भी रियल नहीं था। लूसीफर ये सब सुन के बहुत दुखी हो जाता है। सीन्स मेज पे जाते हैं जो क्लोई के घर आती है, पर वहाँ क्लोई नहीं होती और अंधेरे में कोई बैठा होता है। मेज उसको लूसीफर समझ के माफी मांगती है, मगर तभी लाइट ऑन होने पे हमें पता चलता है कि वो माइकल है जिसकी शक्ल लूसीफर ने बिगाड़ दी थी। मेज खुश होती उस पर अटैक करती है ताकि वो उससे खुद को लॉकर में बंद करने का बदला ले सके, मगर माइकल उसको मैनिपुलेट करना शुरू हो जाता है और कहता है लूसीफर तो झूठ नहीं बोलता, मगर उसके पास बहुत से राज हैं। जैसे लूसीफर ने क्लोई से हकीकत छुपाई थी, वैसे ही वो मेज से भी एक बहुत बड़ा राज छुपा रहा है और वो मेज को बताएगा कि किस तरह वो लूसीफर से ये सच पता लगा सकती है। और यही एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में लूसीफर और ट्रिक्सी गेम नाइट के लिए क्लोई का वेट कर रहे होते हैं, मगर क्लोई नहीं आती। ट्रिक्सी गेम खेलने के बजाय लूसीफर से अपनी एक रिंग के बारे में स्टोरी सुनाने की रिक्वेस्ट करती है। लूसीफर स्टोरी स्टार्ट करता है। 1946 में डेविल अपनी एक दोस्त लिलिथ के बुलाने पे धरती पे आया था। लिलिथ को सब वहाँ लिली रोज के नाम से जानते थे और वो उस जमाने की एक बहुत मशहूर सिंगर थी। शो के बाद लिली ने लूसीफर को बताया कि उसकी एक रिंग चोरी हो गई है जो उसको हर हाल में वापस चाहिए और उस रिंग को ढूंढने के लिए लिली ने लूसीफर से मदद मांगी थी, क्योंकि लूसीफर को उसने भी कभी एक फेवर दी थी। लूसीफर अपनी हेल्प के लिए डिटेक्टिव जैक मोरू के पास गया। ट्रिक्सी लूसीफर को रोक के कहती है कि जैक का कैरेक्टर उसकी मदर क्लोई होगी। लूसीफर मान जाता है। कहानी आगे चलती है। लूसीफर ने जैक को पोस्टर पे रिंग दिखा के कुछ पैसे दिए और वो दोनों एक क्लब में इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच गए। लेडी बारटेंडर को रिश्वत दे के कोई क्लू मांगने पे बारटेंडर ने उन्हें लकी लैरी नाम के एक बंदे का बताया जिसपे सबको रिंग चोरी करने पे शक है। कुछ देर बाद उस बार के मालिक मिस्टर स्टॉम्पनाटो ने इन दोनों को अपने बार में इन्वेस्टिगेशन करने पे कुछ गुंडों से मार पड़वाई और वार्निंग देके छोड़ दिया। सुबह लकी लैरी को ढूंढने का कह के जैक अपने घर वापस चला गया। जैक की अपनी वाइफ के साथ कुछ इख्तिलाफ भी चल रहे थे। इतने में दरवाजे की बेल बजी और जैक का दरवाजा खोलने पे लकी लैरी वहाँ उसके सामने गिर के मर गया। उसकी बैग पे एक नाइफ भी थी। जैक ने लूसीफर को भी वहाँ बुला लिया और एक नए सस्पेक्ट विलियम के बारे में बताया कि रात को वो और लैरी लड़ते हुए देखे गए थे। नेक्स्ट डे वो दोनों विली की तरफ जाने के लिए निकल पड़े और रास्ते में लूसीफर के पूछने पर जैक ने उसे बताया कि उसकी वाइफ एक कॉल गर्ल थी और उसको जैक को सेड्यूस करने के लिए भेजा गया था, मगर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। मगर उसकी वाइफ ने आज तक की हकीकत उससे छुपाई रखी और अब जब सच सामने आ गया है तो जैक का अपने रिश्ते से भरोसा उठ गया है। बातें करते हुए वो दोनों विली के घर पहुंच गए। विली ने बताया कि वो और लैरी पार्टनर्स थे और वो अपने पार्टनर का कत्ल नहीं कर सकता। साथ ही उसने उन दोनों को लैरी के घर का एड्रेस भी दे दिया। सीन्स लिली पे जाते हैं जो बार में बैठी हुई लेडी बारटेंडर ग्रेटी से बात कर रही थी। लिली ग्रेटी को अपनी कहानी सुना रही थी कि कैसे उसकी शादी एडम से हुई और कैसे उसको गार्डन से निकाल दिया गया, मगर उस गार्डन से आते हुए लिली ने वहाँ से एक स्टोन चोरी कर लिया था और उसको रिंग बनवा के हमेशा अपने पास रखा, क्योंकि वो स्टोन उसको उस गार्डन की याद दिलाता है। लिली की कहानी सुन के ग्रेटी भी इमोशनल हो गई, क्योंकि उसका पति बिल मरने वाला था और वो उसको बचाने का कोई भी रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। इधर जैक और लूसीफर जब लैरी के अपार्टमेंट में गए तो वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था। जैक अपनी जहानत से सारा क्राइम सीन लूसीफर को एक्सप्लेन करने लग गई, क्योंकि उस जगह लैरी पे उस नाइफ से हमला हुआ था। इसी दौरान लूसीफर को वहाँ एक सिगार का पीस मिला, जिससे उनको ये पता चल गया कि हमला करने वाला मिस्टर स्टॉम्पनाटो था। लेकिन जब वो दोनों उसके मैंशन में पहुँचे तो उसके गार्ड्स उनको मरे हुए मिले। स्टॉम्पनाटो के रूम में जाने पे दोनों को उसकी लाश
बेड पे पड़ी मिली और साथ वहाँ लिली का रिंग बॉक्स भी मिल गया, मगर रिंग अब भी गायब थी। उनको सारी कहानी समझ आ गई कि मिस्टर स्टम्पेनाटो ने लैरी को रिंग चोरी करने के लिए हायर किया था और फिर वो रिंग उससे लेके लिली को वापस करके उसको इम्प्रेस करना चाहता था, मगर लैरी ने रिंग के बदले और पैसे मांगे होंगे, जिसपे मिस्टर स्टम्पेनाटो ने उसको कत्ल कर दिया और रिंग वापस ले ली। मगर स्टम्पेनाटो को किसी ने कत्ल किया है, वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किसने। साथ ही उन्हें मिस्टर स्टम्पेनाटो की आंख पे एक अजीब सा टैटू भी मिला और उसका हार्ट भी किसी ने निकाल लिया हुआ था। जैक उस टैटू के बारे में जानती थी, इसलिए वो लूसीफर को लेके एक आदमी के पास गई जिसका नाम मेलविन द मैग्निफिसेंट था। मेलविन अपने क्लाइंट्स को पुरानी मिथ्स और जादुई रिचुअल्स के बारे में बता के मैनिपुलेट करता था। साथ ही उसने इनको रिचुअल्स ऑफ एनूबिस के बारे में बताया कि इसके जरिए वो एक मिथ रिंग ऑफ लिलिथ की इमॉर्टैलिटी यानी हमेशा जिंदा रहने की शक्ति हासिल कर सकते हैं। जैक समझ गई कि मेलविन के किसी क्लाइंट ने इस मिथ को हकीकत समझ के स्टम्पेनाटो का हार्ट निकाला है ताकि वो इमोर्टल हो सके और रिंग भी उसी के पास होगी। इसके बाद जब लूसीफर ने लिली से जाके पूछा कि उसकी रिंग की ये कहानी कैसे मशहूर हुई, तो लिली कहती है कि उसको एक बार एक वोल्केनो में फेंका गया था, मगर वो इमोर्टल होने की वजह से बच गई और प्रीस्ट्स ने उसकी रिंग में जादुई शक्ति होने के बारे में कहानियां बनाना शुरू कर दी जो आज तक चलती आ रही हैं। साथ ही वो लूसीफर को अपना फेवर भी याद करवाती है कि उसने रिबेलियन के लिए अपने बच्चे यानी कि डीमंस की आर्मी लूसीफर को दी थी और फिर उनको हेल में लूसीफर के साथ ही छोड़ के खुद धरती पे आ गई थी। लूसीफर इस पे उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि अगर डीमंस ना होते तो लूसीफर हमेशा के लिए हेल में अकेला रह जाता। तभी अचानक लूसीफर के दिमाग में एक प्लान आया। उसने एक प्रीस्ट की मदद से हर जगह ये बात फैला दी कि वो रिंग सिर्फ तभी काम करेगी जब वो एक ब्रेसलेट के साथ इस्तेमाल की जाएगी। नेक्स्ट डे लिली ने एक सॉन्ग परफॉर्मेंस रखी जिसमें उसने वो ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। शो के दौरान उसने वो ब्रेसलेट उतार के अपने रूम में भिजवा दिया। इस सब में जैक की वाइफ भी उनकी मदद कर रही थी। जैक जब लिली के रूम में गई तो उसको ब्रेसलेट चोरी करते हुए एक आदमी नजर आया। तभी लूसीफर और लिली भी वहाँ पहुँच गए। पीछे मुड़ने पे पता चला वो आदमी तो विली ही था। वो इमोर्टल होना चाहता था, इसलिए उसने स्टम्पेनाटो पे वो रिचुअल ऑफ एनूबिस परफॉर्म किया और अब उसको लग रहा था कि वो रिंग उस ब्रेसलेट में डाल के वो इमोर्टल हो गया है। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जैक, लूसीफर और लिली ने विली को गन पॉइंट पे रखा हुआ था और उनके पीछे ग्रेटी गन लेकर खड़ी हुई थी। तभी लिली को पता लगता है कि असल में वो रिंग स्टम्पेनाटो ने नहीं बल्कि ग्रेटी ने लैरी के जरिए चोरी करवाई थी और लैरी ने ज्यादा पैसे के लिए वो रिंग स्टम्पेनाटो को बेच दी। ग्रेटी उस रिंग की मदद से अपने पति बिल को बचाना चाहती थी। तभी जैक ने विली को शूट करके ये भी साबित कर दिया कि वो रिंग किसी को इमोर्टल नहीं बना सकती। ग्रेटी ने जब रिंग देखी तो वो समझ गई कि वो स्टोन नकली है। लिली ग्रेटी का बिल के लिए प्यार देख के बहुत इमोशनल होने लगी। विली कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया। जैक और उसकी वाइफ की भी सुलह हो गई, मगर जब लूसीफर वापस जाने लगा था तो लिली ने उसको रोक के उस रिंग में अपनी इमोर्टैलिटी डाल के लूसीफर को दे दी थी। साथ ही उसने लूसीफर से ये वादा लिया था कि वो कभी उसके बच्चों को इस बारे में नहीं बताएगा। उसका ख्याल था कि उसने अपने बच्चों को अकेला छोड़ के इतना मजबूत बना दिया है कि उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और लूसीफर ने ये वादा आज तक नहीं तोड़ा। उसने लूसीफर को ये भी बताया कि अब इतने हजारों साल इमोर्टल रहने के बाद वो मोर्टल जिंदगी गुजारना चाहती है, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि हमें जिंदगी की कदर तभी होती है जब हम जानते हो कि वो एक दिन खत्म हो जाएगी। सीन्स वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ वो ट्रिक्सी को बताता है कि कहानी खत्म हो गई है और रिंग दिखाते हुए कहता है कि ये उसकी एक बहुत पुरानी दोस्त की याद दिलाती है, इसलिए आज तक उसने इसको संभाल के रखा हुआ है। ट्रिक्सी कहानी सुन के वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लिफ्ट में मेस ट्रिक्सी का इंतजार कर रही है। असल में ट्रिक्सी को उसी ने लूसीफर से ये कहानी सुनने के लिए भेजा था। एपिसोड के एंड पे मेज अपनी माँ को तलाश कर लेती है और उसके पास पहुँच जाती है। उससे पूछती है कि आखिर उसने अपने बच्चों को अकेला क्यों छोड़ा, जिसपे उसकी माँ बताती है कि वो अपने बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग देखना चाहती थी और उसको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं। ये कह के वो दरवाजा बंद कर देती है और मेज वहाँ से डिसअपॉइंट होती चली जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।